जीएसटी की दुनिया में हर लेन देन का आप कह सकते हैं एक सबूत होता है, एक दस्तावेज। आज हम एक व्यापारिक लेन देन की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे। मतलब उसके जन्म से लेकर यानी टैक्स इनवॉइस बनने से उसके सुधार तक, अगर कोई गलती हो जाए। और ये सिर्फ एक नियम कानून की बात नहीं है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को क्लेम करने का गोल्डन टिकट है। बिल्कुल। और हमारा फोकस रहेगा सीए इंटर जैन 26 की परीक्षा पर। हम आज सिर्फ क्या है ये नहीं समझेंगे, बल्कि क्यों है ये भी जानेंगे। हमारा मकसद है कि इस विषय की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और हम उन जगहों पर निशान लगाएंगे जहां से अक्सर एमसीक्यूज या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इस सफर का पहला पड़ाव, टैक्स इनवॉइस जारी करने का सही समय। क्या माल यानी गुड्स और सेवाओं यानी सर्विसेज के लिए नियम अलग अलग हैं? क्योंकि मुझे लगता है यहीं से पहली गलती की गुंजाइश बनती है। हाँ, और ये अंतर समझना सेक्शन 31 के हिसाब से बहुत जरूरी है। माल की आपूर्ति मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए नियम काफी सीधा है। अगर माल की मूवमेंट हो रही है, जैसे एक फैक्ट्री से दुकान तक, तो माल हटाने रिमूवल से पहले या उस समय इनवॉइस जारी करना ही है। ओके। और अगर मूवमेंट नहीं है, मान लीजिए कोई मशीन फैक्ट्री में ही बेच दी गई, तो जिस समय माल की डिलीवरी दी जाती है या उसे उपलब्ध कराया जाता, तब इनवॉइस जारी होगा। और सेवाओं के मामले में सुना है थोड़ी ज्यादा मोहलत मिलती है ना? हाँ, सेवाओं के लिए मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए सामान्य नियम है कि सेवा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर इनवॉइस जारी करना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा। बैंक, एनबीएफसी या कोई बीमा कंपनी, इनके लिए ये समय सीमा 45 दिन है। 45 दिन? ये 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत क्यों दी गई है? इसके पीछे कोई खास वजह है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे का कारण उनके लेन देन की बड़ी संख्या और जटिलता है। सोचिए, एक बैंक दिन में हजारों लेन देन करता है। हर स्टेटमेंट, हर चार्ज को महीने के अंत में रिकंसाइल करने में उन्हें ज्यादा समय लगता है। सही बात है। इसलिए कानून उन्हें ये अतिरिक्त समय देता है। और ये जो 30 और 45 दिन का अंतर है, ये एमसीक्यू के लिए एक हॉटस्पॉट है। ये समझ में आता है। अच्छा, एक और स्थिति जो अक्सर आरटीपीज और एमटीपीज में दिखती है वो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर मैंने किसी को सामान भेजा है कि भाई पसंद आए तो रखना, तो इनवॉइस कब बनेगा? ये एक क्लासिक केस है। यहाँ आपको 2 तारीखों पर नजर रखनी होती है। पहली, जिस दिन ये कंफर्म हो जाए कि आपूर्ति हो गई है, मतलब खरीदार ने हाँ कह दिया। ठीक है। और दूसरी, माल हटाने के 6 महीने की तारीख। इन दोनों में से जो भी पहले हो, whichever is earlier, हाँ, उस तारीख तक इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए। whichever is earlier। हाँ, ये whichever is earlier का सिद्धांत जीएसटी में कई जगह आता है और परीक्षा में छात्रों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इनवॉइस की बनावट पर। रूल 46 के हिसाब से इसमें क्या क्या होना चाहिए? ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। परीक्षा के लिए कौन से बिंदु सबसे अहम है? पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखें। एक लगातार चलने वाला सीरियल नंबर जो 16 अक्षरों तक हो सकता है। जारी करने की तारीख, सप्लायर और प्राप्तकर्ता का जीएसटीएन, एचएसएन कोड और हाँ, क्यूआर कोड, जो अब कई B2C आपूर्तियों के लिए अनिवार्य है। इसी से जुड़ा एक व्यवहारिक सवाल है। सोचिए, एक व्यस्त किराने की दुकान है जो दिन भर में सैकड़ों ग्राहकों को छोटी छोटी चीजें बेचती है। कोई 10 रुपए का बिस्किट ले रहा है, कोई 20 रुपए का साबुन। क्या हर बार एक अलग इनवॉइस बनाना होगा? ये तो मतलब बहुत अव्यवहारिक लगता है। बिल्कुल अव्यवहारिक है, और कानून इस बात को समझता है। अगर बिक्री 200 रुपए से कम की है और खरीदार एक गैर पंजीकृत अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, यानी एक आम ग्राहक, हाँ, तो सप्लायर को हर बार इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। वो दिन के अंत में उन सभी छोटी आपूर्तियों के लिए एक ही समेकित टैक्स इनवॉइस या कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकता है। अच्छा, ये बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन याद रहे, ये छूट सिर्फ B2C लेन देन के लिए है। अगर खरीदार रजिस्टर्ड है, मतलब B2B, तो चाहे 1 रुपए की भी बिक्री हो, टैक्स इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है। तो ये कागजी दुनिया की बात हुई, लेकिन अब तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। यहां पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है ई-इनवॉइसिंग। ई-इनवॉइसिंग जीएसटी में एक गेम चेंजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैली या किसी और सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाकर ईमेल कर दें। नहीं। तो फिर क्या है?
इसका मतलब है कि आप अपने B2B इनवॉइस को सीधे सरकारी पोर्टल यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट करते हैं। IRP उसे वैलिडेट करता है और बदले में एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN और एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित QR कोड देता है। अच्छा, तो वो असली ई-इनवॉइस है। वही असली ई-इनवॉइस है। ये किस पर लागू होता है? क्या उस किराने वाले को भी ई-इनवॉइस बनाना है? नहीं, यहाँ टर्नओवर की सीमा याद रखना सबसे जरूरी है। ये उन पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होता है जिनका कुल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 2017-18 से लेकर अब तक किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो। 5 करोड़? ये सीमा याद रखनी है। हाँ, ये सीमा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 करोड़, ये सीमा तो पहले बहुत ज्यादा थी, है ना? मुझे याद है 500 करोड़ से शुरू हुई थी। सरकार इसे धीरे धीरे कम कर रही है। इसके पीछे क्या रणनीति है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सरकार की रणनीति है ग्रेजुअल एक्सपेंशन की। उन्होंने शुरुआत 500 करोड़ से की थी, फिर उसे घटाकर 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ और अब 5 करोड़ कर दिया है। वाह! मकसद है कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा व्यवसायों को औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था के दायरे में लाया जाए। इससे टैक्स चोरी रुकती है और डेटा का मिलान, रिकंसिलिएशन बहुत आसान हो जाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM वाली बात समझनी है। अगर मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मैं किसी गैर पंजीकृत वकील से सेवा लेता हूँ तो मुझे सेल्फ इनवॉइस बनाना होता है, लेकिन क्या मुझे उसे IRP पर अपलोड करना है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सरकार इसे ट्रैक कैसे करेगी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत भ्रम होता है। ध्यान से समझिए। अगर आपूर्ति किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति से हो रही है, जैसा कि धारा 94 के तहत होता है, तो प्राप्तकर्ता जो कि पंजीकृत है, हाँ, यानी मैं, उसे सेल्फ इनवॉइस तो बनाना है, लेकिन उसे IRP पर रिपोर्ट करके IRN लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ई इनवॉइसिंग का नियम सप्लायर द्वारा जारी किए गए इनवॉइस पर लागू होता है। यहाँ सप्लायर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सरकार इसे आपकी GSTR 3B रिटर्न के माध्यम से ट्रैक करती है, जहाँ आप इस पर टैक्स का भुगतान करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस इस कहानी का हीरो है, लेकिन कुछ साइड एक्टर्स भी तो हैं, जैसे बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान। इनका क्या रोल है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। पहला है बिल ऑफ सप्लाई। इसका नियम बहुत सरल है। जहाँ टैक्स नहीं, वहाँ टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई है। अच्छा, सिंपल। मतलब अगर कोई कर मुक्त एग्जेम्प्ट माल या सेवा की आपूर्ति कर रहा है या कोई कॉम्पोजिशन डीलर है जो टैक्स नहीं लगा सकता, तो वो टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा। और ये रिवाइज्ड इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए मुझे 15 तारीख को GST रजिस्ट्रेशन मिला, लेकिन वो 1 तारीख से प्रभावी है, तो मैं उन 14 दिनों के बिल का क्या करूंगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। उन 14 दिनों में आपने जो भी B2B आपूर्तियां की होंगी, उनके लिए आप एक साथ एक रिवाइज्ड इनवॉइस जारी कर सकते हैं। यह आपको उन पुरानी आपूर्तियों पर GST चार्ज करने और अपने खरीदारों को ITC पास करने की अनुमति देता है। ओके, तो ये नए रजिस्टर्ड लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्रावधान है। बिल्कुल, समझ गया। और वाउचर और डिलीवरी चालान? वाउचर भुगतान से जुड़े हैं। एडवांस मिलने पर रसीद वाउचर, एडवांस लौटाने पर रिफंड वाउचर और RCM में भुगतान करते समय पेमेंट वाउचर। वहीं डिलीवरी चालान तब इस्तेमाल होता है जब माल की मूवमेंट हो रही हो लेकिन वो आपूर्ति ना हो। जैसे? इसका सबसे आम उदाहरण है जॉब वर्क के लिए माल भेजना या किसी प्रदर्शनी के लिए सामान भेजना। यहाँ बिक्री नहीं हो रही, सिर्फ माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि एक सही इनवॉइस कैसे और कब बनाना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बिजनेस में गलतियां होती हैं। कभी कीमत गलत लग जाती है, कभी ग्राहक सामान लौटा देता है। ऐसे में उस ओरिजिनल इनवॉइस का क्या होता है? क्या उसे फाड़ कर फेंक देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। GST में एक बार जारी किया गया इनवॉइस पत्थर की लकीर जैसा होता है, उसे आप बदल या डिलीट नहीं कर सकते। यहीं पर सेक्शन 34 के तहत डेबिट और क्रेडिट नोट्स काम आते हैं। ये ओरिजिनल इनवॉइस में सुधार करने के कानूनी तरीके हैं। तो पहले क्रेडिट नोट की बात करते हैं। ये कब जारी होता है? क्रेडिट नोट तब जारी किया जाता है जब आपने ओरिजिनल इनवॉइस में कीमत या टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया हो। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं।
आपने गलती से ज्यादा कीमत लगा दी, ग्राहक ने माल वापस कर दिया, या माल की क्वालिटी खराब निकली और आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। ओके। इसका असर ये होता है कि आपकी यानी सप्लायर की टैक्स देनदारी, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। और डेबिट नोट ठीक इसका उल्टा होगा? बिल्कुल। डेबिट नोट तब जारी किया जाता है जब आपने इनवॉइस में कीमत या टैक्स कम चार्ज किया हो। ये एक तरह का पूरक इनवॉइस, सप्लीमेंट्री इनवॉइस है। ये आपकी टैक्स देनदारी को बढ़ा देता है। मुझे लग रहा है कि परीक्षा के लिए इनकी समय सीमा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? यहीं पर इंस्टीट्यूट सवाल पूछता होगा। आपने नब्ज पकड़ ली। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। क्रेडिट नोट के लिए एक सख्त समय सीमा है। आप इसे जिस वित्तीय वर्ष में आपूर्ति हुई है उसके खत्म होने के बाद आने वाली 30 नवंबर या संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख, इन दोनों में से जो भी पहले हो तक ही अपनी रिटर्न में घोषित कर सकते हैं। 30 नवंबर या वार्षिक रिटर्न की तारीख, जो भी पहले हो। हाँ, उसके बाद आप टैक्स देनदारी कम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन डेबिट नोट के लिए क्या उसके लिए भी यही समय सीमा है? नहीं, और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। डेबिट नोट को जारी करने या घोषित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। एक मिनट, डेबिट नोट के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं है? ये क्रेडिट नोट से इतना अलग क्यों है? क्या इससे टैक्स चोरी का कोई लूप होल नहीं बनता? ये एक शानदार सवाल है और इसके पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। सरकार का तर्क बहुत सीधा है। अगर आप अपनी टैक्स देनदारी कम करना चाहते हैं क्रेडिट नोट के जरिए, तो हम आपको एक सीमित समय देंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलती सुधार कर ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं डेबिट नोट के जरिए, तो आपका स्वागत है। आप कभी भी आकर टैक्स जमा करा सकते हैं। हाँ, मतलब सरकार को टैक्स लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कितना भी समय क्यों ना हो गया हो। मैं आपको बताती हूँ कि छात्र सबसे आम गलती कहाँ करते हैं। वे क्रेडिट नोट की 30 नवंबर की समय सीमा याद कर लेते हैं और वही डेबिट नोट पर भी लगा देते हैं। ओह, ये एक क्लासिक ट्रैप है और एमसीक्यू में 1 नंबर खोने का सबसे आसान तरीका है। तो ये था टैक्स इनवॉइस, डेबिट और क्रेडिट नोट्स की पूरी यात्रा का विश्लेषण। हमने लेन देन के जन्म से लेकर उसके सुधार तक के हर पहलू को छुआ है, खासकर उन बिंदुओं को जो सीए इंटर की परीक्षा के लिए जरूरी हैं। संक्षेप में 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, माल और सेवाओं के लिए इनवॉइस जारी करने की समय सीमा मौलिक है और इसमें कोई ढिलाई नहीं है। दूसरा, इनवॉइसिंग के लिए 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर सीमा एक चलती फिरती सीमा है। परीक्षा से पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर देखें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्रेडिट नोट घोषित करने की समय सीमा है, यानी 30 नवंबर। लेकिन डेबिट नोट के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये अंतर सोने जैसा है। बहुत खूब, ये वाकई में एक गहरी और स्पष्ट चर्चा थी। अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। जब एक सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करता है तो उसकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। ये तो हमने समझ लिया, ये सप्लायर के लिए अच्छी बात है। लेकिन उस लेन देन के दूसरे छोर पर क्या होता है? प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट के इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पर इसका क्या असर पड़ता है? इस संबंध के बारे में सोचें, क्योंकि जीएसटी में हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सप्लायर की देनदारी का कम होना सीधे तौर पर प्राप्तकर्ता के क्रेडिट को प्रभावित करता है। कैसे? ये अगली कड़ी का विषय हो सकता है।